क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बार बार सही फैसले क्यों ले लेते हैं और कुछ लोग बार बार वही गलती दोहराते रहते हैं? क्यों कुछ लोग हर गिरावट के बाद और मजबूत होकर उठते हैं और कुछ लोग एक ही असफलता के बाद टूट जाते हैं? क्या फर्क सिर्फ बुद्धि का होता है, या शिक्षा का, या फिर किस्मत का? रे डालियो कहते हैं, नहीं, फर्क एक ही चीज का होता है, प्रिंसिपल्स का। प्रिंसिपल्स यानी वो नियम जिनके आधार पर आप सोचते हैं, फैसले लेते हैं, गलतियां समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम सबके पास जिंदगी के अपने नियम होते हैं, बस ज्यादातर लोग उन्हें कभी साफ साफ लिखते नहीं हैं, ना ही उन्हें समझते हैं। और यही कारण है कि हम बार बार वही समस्याएं जीते हैं, वही गलतियां करते हैं और वही नतीजे पाते हैं। आज जिस किताब की हम बात करने जा रहे हैं, वो आपको पैसा कमाने का शॉर्टकट नहीं सिखाती, वो आपको मोटिवेशन की मीठी बातें नहीं देती, वो आपको ये नहीं कहती कि सब कुछ आसान हो जाएगा, बल्कि ये किताब आपको एक ऐसा सिस्टम देती है जिससे आप खुद को बेहतर समझ सकें, दुनिया को बेहतर समझ सकें और हर परिस्थिति में बेहतर फैसले ले सकें। इस किताब का नाम है प्रिंसिपल्स और इसके लेखक हैं रे डालियो। रे डालियो दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक हैं। उन्होंने एक छोटे से कमरे से शुरू करके दुनिया की सबसे बड़ी निवेश कंपनियों में से एक बनाई, ब्रिजवाटर एसोसिएट्स। लेकिन उनकी सफलता की असली वजह उनका पैसा नहीं है, उनकी असली ताकत है उनका सोचने का तरीका, और उस सोच को उन्होंने इस किताब में नियमों के रूप में जमा कर दिया है। ये किताब 3 हिस्सों में बटी है। पहला हिस्सा उनकी जिंदगी की कहानी, जहां से ये सारे प्रिंसिपल्स पैदा हुए। दूसरा हिस्सा जिंदगी के लिए प्रिंसिपल्स, जो आपको खुद को समझना सिखाते हैं। और तीसरा हिस्सा काम और बिजनेस के लिए प्रिंसिपल्स, जो आपको सिस्टम बनाना सिखाते हैं। आज के इस ऑडियो बुक समरी में हम इन तीनों हिस्सों को धीरे धीरे समझेंगे। हम देखेंगे रे डालियो ने कौन सी गलती की जिसने उन्हें पूरी तरह तोड़ दिया, और वही गलती कैसे उनके जीवन की सबसे बड़ी सीख बन गई। हम समझेंगे दर्द क्यों जरूरी है, गलतियां क्यों जरूरी हैं, और सच से भागना हमें पीछे क्यों रोक देता है। और अंत में हम जानेंगे कैसे हम अपनी जिंदगी और अपने काम को एक सिस्टम बना सकते हैं, ताकि हम हालात के गुलाम ना बने, बल्कि हालात को संभालने वाले इंसान बन सकें। तो अगर आप चाहते हैं कि आप बेहतर फैसले लें, कम पछताएं और ज्यादा सीखें, तो इस ऑडियो समरी को अंत तक सुनिए, क्योंकि हो सकता है इसमें दिया गया कोई एक सिद्धांत आपकी पूरी सोच की दिशा बदल दे। अब चलिए शुरू करते हैं इस किताब के पहले हिस्से से, जहां से ये सारे प्रिंसिपल्स जन्म लेते हैं, रे डालियो की कहानी से। आप किसी भी सफल इंसान को देखें तो अक्सर हमें उसका शिखर दिखाई देता है, उसकी ऊंचाई, उसका नाम, उसकी दौलत, उसका प्रभाव। लेकिन बहुत कम लोग उस जगह को देखते हैं जहां से उसने चलना शुरू किया था। रे डालियो की कहानी भी ऐसी ही है। कोई खास बैकग्राउंड नहीं, कोई अमीर परिवार नहीं, कोई बड़ी पहचान नहीं, बस एक साधारण सा लड़का जो न्यूयॉर्क के एक मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुआ, और जिसे बचपन से ही एक चीज बहुत आकर्षित करती थी, खेल और पैसा। जब रे सिर्फ 12 साल के थे, उन्होंने पहली बार शेयर मार्केट में कदम रखा। उन्होंने अपने गोल्फ क्लब के बाहर काम करके कुछ पैसे कमाए और उन पैसों से शेयर खरीदे। और आश्चर्य की बात यह थी कि उनका पहला निवेश सफल रहा। उस छोटे से अनुभव ने उनके अंदर एक विश्वास पैदा कर दिया कि दुनिया समझी जा सकती है, और अगर आप उसके नियम सीख लें तो आप उसमें बेहतर खेल सकते हैं। यहीं से रे के मन में एक सवाल जमने लगा कि ये दुनिया चलती कैसे है? पैसा ऊपर जाता है तो क्यों जाता है? कभी सब कुछ गिरता है तो क्यों गिरता है? वो जवाब याद करने में नहीं, वो जवाब समझने में रुचि रखते थे। उन्होंने कॉलेज में फाइनेंस पढ़ा, MBA किया और बड़ी कंपनियों में काम करना शुरू किया। लेकिन बहुत जल्दी उन्हें एहसास हुआ, नौकरी में आप किसी और का सपना पूरा करते हैं, और सीख तब आती है जब आप खुद गलती करते हैं। इसलिए उन्होंने खुद की कंपनी शुरू की, ब्रिजवाटर। कोई बड़ी टीम नहीं, कोई शानदार ऑफिस नहीं, बस उनका छोटा सा कमरा और उनका बड़ा सा सवाल, मैं सही फैसले कैसे लूं? शुरुआत में उन्होंने हर फैसला अपने इंट्यूशन से लिया। जो अच्छा लगता था वही कर लिया, जो डर लगता था उससे बच गए। और यही उनकी सबसे बड़ी समस्या बन गई, क्योंकि इंसान का दिमाग निष्पक्ष नहीं होता। हम डर से सोचते हैं, हम अहंकार से सोचते हैं, हम अपने पिछले अनुभवों के कैदी होते हैं। रे को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि सबसे बड़ा दुश्मन बाहर की दुनिया नहीं है, बल्कि अंदर की सोच है।
इसलिए उन्होंने एक काम शुरू किया। हर बार जब कोई फैसला गलत होता वो उसे लिखते, हर बार जब नुकसान होता वो उसे लिखते, हर बार जब कोई चीज समझ में नहीं आती वो उसे लिखते, और फिर वो पूछते कि मैं यहां गलत क्यों हुआ, मैंने क्या अजम्पशन किया था, मैंने किस भावना से यह फैसला लिया। धीरे धीरे उनके पास गलतियों का एक संग्रह बन गया, और फिर उन्होंने उस संग्रह से सीख निकालनी शुरू की। यानी उन्होंने अपनी जिंदगी को एक प्रयोगशाला बना दिया, जहां हर गलती एक डेटा पॉइंट थी और हर दर्द एक शिक्षक। और यहीं से जन्म हुआ उनके पहले प्रिंसिपल्स का। उनका पहला और सबसे मूल सिद्धांत था, रियलिटी जैसी है वैसी देखो, जैसी आप चाहते हो वैसी नहीं। क्योंकि जब तक आप सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे, आप उसे बदल भी नहीं पाएंगे। और यही सोच आगे चलकर उनकी पूरी जिंदगी की नींव बन गई। ये सिर्फ एक निवेशक की कहानी नहीं है, ये एक इंसान की कहानी है जिसने समझ लिया कि दुनिया को जीतने से पहले खुद को समझना जरूरी है। और यही समझ आगे चलकर उन्हें उस असफलता तक ले जाएगी जो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनेगी। अगले सेगमेंट में हम देखेंगे वो कौन सी एक गलती थी जिसने रे डालियो को पूरी तरह तोड़ दिया, और कैसे वही गलती उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। हम अक्सर सोचते हैं कि असफलता हमें रोक देती है, लेकिन सच ये है कि असफलता सिर्फ एक चीज करती है, वो हमें आईना दिखा देती है। रे डालियो के जीवन में भी ऐसा ही एक पल आया, एक ऐसा पल जिसने उनकी पूरी पहचान हिला दी। साल था 1982। रे को पूरा विश्वास था कि दुनिया एक बहुत बड़े आर्थिक संकट की ओर बढ़ रही है। उन्होंने अनुमान लगाया कि सरकारें कर्ज में डूब जाएंगी, ब्याज दरें बढ़ेंगी और शेयर बाजार बुरी तरह गिर जाएगा। और उन्होंने इसी विश्वास के आधार पर निवेश किया। लेकिन हुआ ठीक उल्टा। सरकारों ने पैसा छापा, ब्याज दरें गिर गईं और बाजार तेजी से ऊपर चला गया। रे पूरी तरह गलत साबित हुए। उनकी कंपनी को भारी नुकसान हुआ, ग्राहक नाराज हुए, पैसा खत्म होने लगा। हालात इतने खराब हो गए कि उन्हें अपने कर्मचारियों को निकालना पड़ा, यहां तक कि उन्हें ऑफिस से निकलना पड़ा और अपने ही घर से काम करना पड़ा। वो दौर उनके लिए सिर्फ आर्थिक नहीं था, वो मानसिक रूप से भी बहुत भारी था। उन्हें लगने लगा कि शायद वो उतने समझदार नहीं है जितना वो सोचते थे। शायद उनकी सोच में कोई बुनियादी कमी है। और यही वो पल था जहां एक इंसान या तो टूट जाता है या बदल जाता है। रे टूटे नहीं, उन्होंने सवाल करना शुरू किया। उन्होंने खुद से पूछा, मैं इतना गलत क्यों हुआ? मैंने कौन सी बात मान ली थी जो गलत थी? मैंने कौन सा सच देखने से इनकार कर दिया था? और उन्हें एक बहुत कड़वी सच्चाई दिखी। वो अपनी राय से प्यार करने लगे थे। वो अपने विचारों से चिपक गए थे। उन्होंने उन संकेतों को नजरअंदाज कर दिया था जो उनसे असहमत थे। यानी उनकी सबसे बड़ी गलती थी अपने ही विचारों से अंधा हो जाना। यहीं से उन्होंने एक नया सिद्धांत बनाया। अगर आप सच्चाई चाहते हैं तो उन लोगों को सुनिए जो आपसे असहमत हैं। उन्होंने समझा कि अकेले सोचने वाला दिमाग सीमित होता है, लेकिन अलग-अलग दिमाग मिलकर सोचें तो सच्चाई के करीब पहुंचते हैं। इसलिए उन्होंने अपने आसपास ऐसे लोग इकट्ठा करना शुरू किया जो उनसे सवाल करते थे, जो उनसे बहस करते थे, जो उन्हें गलत साबित करते थे। उन्होंने आलोचना को दुश्मन नहीं, शिक्षक बना लिया। और फिर उन्होंने एक और सिद्धांत जोड़ा, दर्द से भागो मत, दर्द से सीखो। क्योंकि दर्द बताता है कि कहां सिस्टम कमजोर है, दर्द बताता है कि कौन सा नियम गलत है। दर्द वो सिग्नल है जो आपको बेहतर बनने की दिशा दिखाता है। धीरे धीरे उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को एक सिस्टम में बदल दिया। गलती होगी, लिखा जाएगा, विश्लेषण होगा, नियम बनेगा और अगली बार बेहतर निर्णय होगा। यही वो मशीन थी जिसने उन्हें आगे चलकर असाधारण बना दिया। यानी उन्होंने ये समझ लिया कि सफल लोग ज्यादा सही नहीं होते, सफल लोग ज्यादा सीखते होते हैं। और सीखने की शुरुआत हमेशा गलती से होती है। इस असफलता ने रे डालियो को यह सिखाया कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका दिमाग नहीं है, आपकी सबसे बड़ी ताकत है आपका खुला दिमाग, जो सुन सकता है, जो बदल सकता है, जो मान सकता है कि मैं गलत हो सकता हूं। और यहीं से उनकी सोच एक व्यक्ति की सोच से एक सिस्टम की सोच बन गई। अगले सेगमेंट में हम देखेंगे रे डालियो ने इन सीखों को नियमों में कैसे बदला और कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी को एक चलती हुई सीखने वाली मशीन बना दिया। अब तक हमने देखा कि रे डालियो को क्या चीजें तोड़ती हैं और क्या चीजें उन्हें बदल देती हैं। अब सवाल ये है, वो सीखें सिर्फ यादों में नहीं रहीं, तो फिर वो जीवन के नियम कैसे बन गईं?
रे ने एक बहुत साधारण लेकिन शक्तिशाली काम किया। उन्होंने अपनी जिंदगी को एक खुली किताब बना दिया। हर बड़ा फैसला, हर गलती, हर टकराव, हर असफलता, सब कुछ लिखने लगे। और सिर्फ लिखते नहीं थे, उसके पीछे का कारण भी लिखते थे। मैंने ऐसा क्यों सोचा? मैंने ऐसा क्यों महसूस किया? मेरी सोच में कौन सा पैटर्न है? धीरे धीरे उन्हें यह दिखने लगा कि उनकी गलतियां अलग अलग नहीं हैं। उनकी गलतियों के पीछे एक जैसा सोचने का तरीका छिपा होता है। और जब सोच गलत होती है तो नतीजा भी गलत होता है। यहीं से उन्होंने एक नई सोच अपनाई। अगर मैं अपनी सोच को सुधार लूं तो अपने भविष्य को भी सुधार सकता हूं। इसलिए उन्होंने सीख को भावना से अलग किया। उन्होंने दर्द को निजी नहीं लिया। उन्होंने गलती को पहचान से अलग किया। गलती उनके लिए अपमान नहीं थी, गलती उनके लिए जानकारी थी। और यही सोच प्रिंसिपल्स की आत्मा है। प्रिंसिपल का मतलब होता है एक ऐसा नियम जो बार बार काम करे, जो परिस्थिति बदलने पर भी सही रहे और जो आपको बेहतर निर्णय की ओर ले जाए। रे ने अपने अनुभवों से ऐसे नियम बनाए, जैसे अगर कोई समस्या बार बार हो रही है तो समस्या ने नहीं, सिस्टम में गड़बड़ी है। अगर कोई बात आपको चुभ रही है तो वही बात सबसे जरूरी है समझने के लिए। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको गलत दिखने से डरना छोड़ना होगा। धीरे धीरे उनके पास सैकड़ों प्रिंसिपल्स इकट्ठा हो गए और उन्होंने उन्हें सिर्फ अपने लिए नहीं रखा, उन्होंने उन्हें अपनी टीम के साथ साझा किया। उन्होंने सबको खुलकर बोलने की अनुमति दी, यहां तक कि उन्होंने खुद पर भी सवाल उठवाए, क्योंकि वो समझ चुके थे एक अकेला दिमाग सीमित होता है, लेकिन खुले दिमागों का सिस्टम बहुत ताकतवर होता है। उन्होंने एक ऐसी संस्कृति बनाई जहां सच कहा जाता था, चाहे वो कितना ही असहज क्यों ना हो, जहां पद से ज्यादा महत्व तर्क का था, जहां भावना से ज्यादा महत्व वास्तविकता का था। ये आसान नहीं था। लोगों को शुरू में अजीब लगता था। लोगों को लगता था कि ये कठोर है, ठंडा है, बेरहम है। लेकिन समय के साथ उन्होंने देखा ये सिस्टम उन्हें भावनाओं से नहीं, सच्चाई से जोड़ रहा था और यही उन्हें बेहतर बना रहा था। रे डालियो ने यह समझ लिया था कि अगर आप इंसानों पर भरोसा करते हैं तो आप भावनाओं के हाथ में खेलते हैं, लेकिन अगर आप सिस्टम पर भरोसा करते हैं तो आप सच्चाई के करीब रहते हैं। और यही कारण है कि उन्होंने अपनी जिंदगी को एक कंपनी की तरह चलाया और अपनी कंपनी को एक सोचने वाली मशीन की तरह, जहां हर गलती सुधार का अवसर थी, हर आलोचना उपहार थी और हर असफलता अगली सफलता की नींव। यहीं से प्रिंसिपल सिर्फ निजी नियम नहीं रहे, वो एक जीवन दर्शन बन गए। एक ऐसा दर्शन जो कहता है दुनिया को मत बदलो, पहले खुद को बदलो, क्योंकि जब आपकी सोच बदलती है तो आपकी दिशा बदलती है और जब दिशा बदलती है तो पूरा जीवन बदल सकता है। अगले सेगमेंट में हम किताब के दूसरे बड़े हिस्से में प्रवेश करेंगे, लाइफ प्रिंसिपल्स, जहां हम देखेंगे कि यह सोच सिर्फ काम के लिए नहीं, जिंदगी के हर हिस्से के लिए कैसे काम करती है। ज्यादातर लोग जिंदगी से लड़ते हैं। वो चाहते हैं कि हालात उनके हिसाब से हों, लोग उनके मुताबिक चलें और दुनिया उनकी उम्मीदों जैसी बने। और जब ऐसा नहीं होता तो वो दुखी होते हैं, गुस्सा करते हैं, दोष देते हैं। रे डालियो कहते हैं यहीं से इंसान हारना शुरू करता है, क्योंकि जिंदगी से लड़कर कोई नहीं जीतता, जिंदगी को समझकर ही जीता जाता है। इसलिए उनका पहला लाइफ प्रिंसिपल है, रियलिटी को जैसी है वैसी स्वीकार करो, जैसी आप चाहते हो वैसी नहीं। रियलिटी आपकी भावनाओं से नहीं बदलती, रियलिटी आपके गुस्से से नहीं बदलती, रियलिटी सिर्फ सच्चाई से बदलती है। और सच्चाई देखने के लिए साहस चाहिए, क्योंकि सच्चाई अक्सर असहज होती है। वो बताती है कि हम कहाँ कमजोर हैं, हम कहाँ गलत हैं और हम कहाँ खुद को धोखा दे रहे हैं। लेकिन रे कहते हैं दर्द बुरा नहीं है, दर्द एक संकेत है। जैसे शरीर में दर्द बीमारी का संकेत होता है, वैसे ही जीवन में दर्द सिस्टम की कमजोरी का संकेत होता है। अगर आप दर्द से भागते हैं तो आप संकेत से भागते हैं, और अगर आप संकेत से भागते हैं तो आप सुधार से भागते हैं। इसलिए उनका दूसरा बड़ा सिद्धांत है पेन प्लस रिफ्लेक्शन इक्वल्स प्रोग्रेस,
यानी दर्द अगर सोच के साथ जुड़ जाए तो वो प्रगति बन जाता है, लेकिन अगर दर्द सिर्फ भावना बनकर रह जाए तो वो कड़वाहट बन जाता है। यही फर्क पड़ता है। एक इंसान कहता है मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, दूसरा इंसान पूछता है ये मुझे क्या सिखा रहा है। पहला इंसान रुक जाता है, दूसरा इंसान आगे बढ़ जाता है। रे कहते हैं हम अपनी पहचान को अपने अनुभव से जोड़ लेते हैं। हम सोचते हैं कि अगर मैं गलत हुआ तो मैं गलत हूं, लेकिन ये सोच बहुत खतरनाक है क्योंकि ये सीखने को रोक देती है। इसलिए वो कहते हैं गलती को अपनी पहचान मत बनाओ, गलती को अपना शिक्षक बनाओ। अगर कोई आपको आलोचना करता है तो उसे हमला मत समझो, उसे जानकारी समझो। अगर कोई आपको गलत साबित करता है तो उसे अपमान मत समझो, उसे अवसर समझो। क्योंकि सच अक्सर उस जगह से आता है जहां से हमें सुनना अच्छा नहीं लगता। रे इसे कहते हैं रैडिकल ट्रुथ, मतलब इतना सच बोलो कि सुधार हो सके, इतना खुला बनो कि सीख मिल सके। ये आसान नहीं है क्योंकि हमारे अंदर ईगो है जो हमें सही साबित करना चाहता है, सीखना नहीं। लेकिन रे कहते हैं अगर आप सही दिखना चाहते हैं तो आप सीख नहीं पाएंगे, और अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको सही दिखना छोड़ना पड़ेगा। यहीं से इंसान का विकास शुरू होता है, जब वो अपनी छवि से बड़ा अपनी सच्चाई बन जाता है। इसलिए लाइफ प्रिंसिपल्स का पहला कदम है अपने आप से झूठ बोलना बंद करना, अपने डर को देखना, अपने भ्रम को पहचानना, अपने कमजोर हिस्से को स्वीकार करना। क्योंकि जब आप खुद से ईमानदार होते हैं तभी आप दुनिया से समझदार बनते हैं, और यही ईमानदारी आगे चलकर आपको वो स्पष्टता देती है जिससे आप सही निर्णय ले पाते हैं। अगले सेगमेंट में हम देखेंगे हम निर्णय लेते समय कहां चूक जाते हैं, हम भावनाओं के जाल में कैसे फंसते हैं, और सही निर्णय लेने का सिस्टम क्या हो सकता है। हम सोचते हैं कि हम अपने फैसले दिमाग से लेते हैं, लेकिन सच ये है कि हम अपने फैसले भावनाओं से लेते हैं और बाद में उन्हें तर्क से सही साबित करते हैं। हम जिस बात से डरते हैं उससे बचते हैं, जिससे उम्मीद करते हैं उसकी तरफ भागते हैं, और जिसे पसंद करते हैं उसे सही मान लेते हैं। रे डालियो कहते हैं यही कारण है कि इंसान बार बार वही गलतियां करता है, क्योंकि उसका निर्णय लेने का सिस्टम अंदर से खराब होता है। इसलिए उनका अगला बड़ा सिद्धांत है आपका जीवन आपके निर्णयों का योग है। आप आज जहां हैं आप उन्हीं फैसलों का नतीजा हैं जो आपने कल लिए थे, और आप कल जहां होंगे वो उन फैसलों से बनेगा जो आप आज ले रहे हैं। तो सवाल ये नहीं है कि हम ज्यादा मेहनत कैसे करें, सवाल ये है कि हम बेहतर निर्णय कैसे लें। रे कहते हैं बेहतर निर्णय लेने के लिए आपको पहले ये स्वीकार करना होगा कि आपका दिमाग निष्पक्ष नहीं है। हम सब बायस्ड हैं, हम सब अपने अनुभवों के कैदी हैं, हम सब अपने डर, इच्छाओं और यादों से प्रभावित हैं। इसलिए अकेला दिमाग भरोसे के लायक नहीं है। इसलिए रे का एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है अपने दिमाग को अपने फैसलों का मालिक मत बनाओ, उसे अपने फैसलों का सलाहकार बनाओ। मतलब दिमाग को सिस्टम में बांधो। उन्होंने निर्णय लेने की प्रक्रिया को 3 हिस्सों में बांटा। पहला सच्चाई इकट्ठा करना, दूसरा विकल्पों को तौलना, तीसरा नियमों के आधार पर फैसला लेना। भावना को पहले चरण में जगह नहीं मिलती। पहले आप पूछते हैं असल में हो क्या रहा है, मेरी राय क्या है और तथ्य क्या है, मैं क्या मान रहा हूं जो शायद सच नहीं है। फिर आप पूछते हैं अगर मैं गलत हूं तो कौन सही हो सकता है, अगर मैं हार गया तो क्या होगा, अगर मैं जीत गया तो क्या होगा। और फिर आप अपने प्रिंसिपल से पूछते हैं ऐसी परिस्थिति में मेरे लिए सही निर्णय कौन सा है। यानी आप अपने दिमाग से नहीं अपने सिस्टम से फैसला लेते हैं। रे कहते हैं अगर आप हर बार परिस्थिति देखकर नया नियम बनाते हैं तो आप हमेशा उलझे रहेंगे, लेकिन अगर आप पहले से नियम बना लें तो आप शांत रहेंगे। जैसे अगर भावनाएं तेज हों तो फैसला मत लो, अगर गुस्सा हो तो चुप रहो, अगर डर हो तो डेटा देखो। ये नियम पहले से तय होते हैं, इसलिए उस समय भावनाएं आपको भटका नहीं पाती। रे इसे कहते हैं प्री प्रोग्राम्ड डिसीजन मेकिंग। मतलब आप अपने भविष्य के लिए आज नियम बनाते हैं ताकि आपका भविष्य आपका दुश्मन न बन जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, रे कहते हैं कि सबसे अच्छे फैसले अकेले नहीं लिए जाते, क्योंकि हर इंसान अंधा होता है, बस अपने अंधेपन को नहीं देख पाता। इसलिए वो कहते हैं जो आप नहीं देख पा रहे वो कोई और देख सकता है। इसलिए अलग अलग सोच वाले लोगों से बात करो, उनसे नहीं जो आपसे सहमत हों, उनसे जो आपको चुनौती दें। क्योंकि सच्चाई बहस से नहीं, संघर्ष से नहीं, टकराव से निकलती है।
और जब आप ऐसे सिस्टम से फैसले लेने लगते हैं तो आपकी जिंदगी धीरे धीरे अव्यवस्था से व्यवस्था की ओर जाने लगती है। आप कम पछताते हैं, आप कम भ्रमित होते हैं और आप ज्यादा स्थिर बनते हैं, क्योंकि अब आप जीवन को झेल नहीं रहे, आप जीवन को चला रहे हैं। अगले सेगमेंट में हम देखेंगे खुले दिमाग का क्या मतलब है, ईगो सीखने में कैसे रुकावट बनता है। सेगमेंट 6, खुले दिमाग का महत्व, ईगो वर्सेस लर्निंग। हम सब अपने बारे में एक कहानी लेकर चलते हैं कि हम कैसे हैं, हम क्या जानते हैं, हम कितने समझदार हैं, और हम उस कहानी की रक्षा करते हैं। कोई हमें गलत कह दे तो चुपता है, कोई हमारी राय पर सवाल उठा दे तो गुस्सा आता है, कोई हमें सुधारने की कोशिश करे तो हमें लगता है कि वो हमें छोटा कर रहा है। रे डालियो कहते हैं, यही ईगो है। ईगो बुरा नहीं है, ईगो हमें पहचान देता है, लेकिन ईगो हमें सीखने से रोक देता है, क्योंकि ईगो सही दिखना चाहता है, जबकि सीख गलत होने से शुरू होती है। इसलिए उनका अगला लाइफ प्रिंसिपल है, अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको सही दिखना छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने देखा कि ज्यादातर लोग बहस इसलिए नहीं करते कि सच निकले, वो बहस इसलिए करते हैं कि वो जीत जाएं। वो सुनते नहीं हैं, वो इंतजार करते हैं कि कब अपनी बात बोलें। लेकिन सीखने वाला इंसान अलग होता है। वो सुनता है ये जानने के लिए कि शायद सामने वाला कुछ ऐसा देख रहा है जो मैं नहीं देख पा रहा। रे कहते हैं, सीखने के लिए 2 चीजें चाहिए। पहली, ये मानना कि मैं गलत हो सकता हूं। दूसरी, ये जानना कि मैं किस बात में कमजोर हूं। लेकिन हम दोनों से बचते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम गलत हुए तो हम छोटे हो जाएंगे। लेकिन सच इसके उल्टा है। अगर आप मान लेते हैं कि आप गलत हो सकते हैं तो आप सही होने की दिशा में बढ़ते हैं। अगर आप अपनी कमजोरी देख लेते हैं तो आप उसे मजबूत बना सकते हैं। इसीलिए रे खुले दिमाग की परिभाषा देते हैं। ओपन माइंडेडनेस मतलब ये नहीं कि आप सबकी बात मान लें। ओपन माइंडेडनेस मतलब ये है कि आप सबकी बात सुन सकें और फिर सोच सकें, तौल सकें, समझ सकें। उन्होंने अपनी कंपनी में एक अजीब सा नियम बनाया, कोई भी किसी से असहमत हो सकता है, चाहे वो जूनियर हो या सीनियर, चाहे वो नया हो या पुराना, लेकिन असहमति भावनाओं से नहीं, तर्क से होनी चाहिए। और अगर किसी का तर्क बेहतर है तो उसकी बात मानी जाएगी, पद नहीं देखा जाएगा। यानी यहां ईगो नहीं चलता, यहां सच्चाई चलती है। यह आसान नहीं है, क्योंकि जब कोई हमें गलत साबित करता है तो हमारा अंदर कुछ टूटता है। लेकिन रे कहते हैं, जो टूटता है वही बदलता है, और जो बदलता है वही आगे बढ़ता है। उन्होंने इसे कहा थॉटफुल डिसएग्रीमेंट, मतलब सोच समझकर असहमति, न लड़ाई के लिए न जीत के लिए, बल्कि सच्चाई के लिए। और जब इंसान इस स्तर पर पहुंचता है तो उसके रिश्ते भी बदलते हैं, उसका काम भी बदलता है और उसकी पूरी सोच बदल जाती है। वो दूसरों को खतरा नहीं मानता, वो दूसरों को संसाधन मानता है। वो आलोचना से डरता नहीं, वो आलोचना खोजता है, क्योंकि अब उसका लक्ष्य सही दिखना नहीं है, उसका लक्ष्य बेहतर बनना है। और यही वो मानसिकता है जो किसी इंसान को सामान्य से असाधारण बनाती है। अगले सेगमेंट में हम देखेंगे कि कैसे रे डालियो ने जीवन को एक सिस्टम में बदला, आदतों को नियमों में बदला और अव्यवस्था को व्यवस्था में बदला। हम जिंदगी को अक्सर भावनाओं के सहारे चलाते हैं। जिस दिन मन अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं। जिस दिन मन खराब, हम रुक जाते हैं। जिस दिन डर, हम टालते हैं। जिस दिन उत्साह, हम जोखिम लेते हैं। यानी हम अपने भविष्य को अपने मूड के हवाले कर देते हैं। रे डालियो कहते हैं, यही अव्यवस्था है, और अव्यवस्था कभी भी स्थायी सफलता नहीं बन सकती। इसलिए उनका अगला बड़ा सिद्धांत है, आप अपनी जिंदगी को एक सिस्टम बनाइए, ताकि आपका भविष्य आपकी भावनाओं पर निर्भर न रहे। सिस्टम मतलब पहले से तय नियम, पहले से तय प्रक्रिया, पहले से तय प्रतिक्रिया, ताकि जब परिस्थिति आए तो आप सोचे नहीं, आप लागू करें। उन्होंने देखा कि ज्यादातर समस्याएं नई नहीं होती, वो अलग अलग चेहरे में वही पुरानी समस्याएं होती हैं। तो अगर समस्या वही है तो समाधान भी वही होना चाहिए। इसलिए उन्होंने हर बार ये पूछा, ये समस्या किस तरह की है, ये पहले कब हुई थी, उस समय सही समाधान क्या था, और फिर उन्होंने उसे नियम बना दिया। जैसे अगर टीम में टकराव हो तो खुली बातचीत, अगर प्रदर्शन गिर रहा हो तो सिस्टम की जांच, अगर कोई गलती बार बार हो तो व्यक्ति नहीं प्रक्रिया बदलो। यानी वो व्यक्ति पर नहीं सिस्टम पर काम करते थे, क्योंकि इंसान थकते हैं,
इंसान भूलते हैं, इंसान बदलते हैं, लेकिन सिस्टम स्थिर रहता है। रे कहते हैं, अच्छा सिस्टम औसत इंसानों से भी अच्छे नतीजे निकाल सकता है और खराब सिस्टम बेहतरीन इंसानों को भी बर्बाद कर सकता है। इसलिए असली काम है सिस्टम बनाना। उन्होंने इसे एक चक्र में समझाया। लक्ष्य तय करो, समस्या आएगी, समस्या को पहचानो, कारण खोजो, डिजाइन बदलो, लागू करो, फिर सुधारो। और ये चक्र कभी रुकता नहीं। यानी जिंदगी कोई मंजिल नहीं है, जिंदगी एक सुधार प्रक्रिया है। जो लोग सोचते हैं कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, वो खुद को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि सुधार कभी पूरा नहीं होता। लेकिन जो लोग कहते हैं मैं हर दिन थोड़ा बेहतर बनूंगा, वो आगे बढ़ते रहते हैं। रे इसे कहते हैं इटरेटिव इंप्रूवमेंट, मतलब छोटे सुधार बार बार। और यही छोटे सुधार समय के साथ बहुत बड़ा अंतर बना देते हैं। उन्होंने एक और गहरी बात कही, आपका भविष्य आपके लक्ष्यों से नहीं, आपकी आदतों से बनता है। लक्ष्य आपको दिशा देता है, आदत आपको वहां पहुंचाती है। इसलिए सिस्टम का असली उद्देश्य आदत बनाना है। ऐसी आदत जो आपको सही काम की ओर ले जाए, चाहे आपका मन करे या नहीं। क्योंकि जब आदत बन जाती है तो संघर्ष खत्म हो जाता है। आप बहाव में नहीं बहते, आप बहाव बन जाते हैं। और यही वो अवस्था है जहां इंसान जिंदगी को संभालना बंद कर देता है और जिंदगी को डिजाइन करने लगता है। अगले सेगमेंट में हम वर्क प्रिंसिपल्स में प्रवेश करेंगे, जहां यही सोच काम, टीम और लीडरशिप पर लागू होती है। कोई भी इंसान अकेले बड़ा काम नहीं कर सकता। आप कितने ही समझदार क्यों ना हो, आप कितने ही मेहनती क्यों ना हो, अगर आपके आसपास सही लोग नहीं हैं, तो आपका सिस्टम कमजोर रहेगा। रे डैलियो कहते हैं, कंपनी असल में लोगों का समूह नहीं होती। कंपनी एक निर्णय लेने वाली मशीन होती है और उस मशीन के पुर्जे होते हैं लोग। अगर पुर्जे गलत हों तो मशीन चाहे कितनी ही शानदार क्यों ना हो, वो गलत नतीजे देगी। इसलिए उनका पहला वर्क प्रिंसिपल है, पहले सही लोग चुनो, फिर उन्हें सही जगह बैठाओ। ज्यादातर संगठन उल्टा करते हैं, पहले काम देखते हैं, फिर उसके लिए किसी को फिट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन रे कहते हैं, काम से पहले इंसान देखो, क्योंकि स्किल सिखाई जा सकती है लेकिन चरित्र नहीं। उन्होंने 3 चीजें सबसे महत्वपूर्ण मानी। पहली क्षमता, दूसरी मूल्य, तीसरी चरित्र। अगर किसी में क्षमता है लेकिन मूल्य नहीं, तो वो टीम के लिए जहर बन सकता है। अगर किसी में मूल्य है लेकिन क्षमता नहीं, तो वो भला इंसान है लेकिन गलत जगह पर है। और अगर किसी में दोनों हैं, तो वो आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। रे कहते हैं, भर्ती करते समय ये मत पूछो कि क्या ये काम कर सकता है, ये पूछो कि क्या ये इंसान सही है। क्योंकि गलत इंसान सही काम को भी गलत बना सकता है और सही इंसान गलत काम को भी सही बना सकता है। उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात कही, लोग वैसा नहीं होते जैसा वो कहते हैं, लोग वैसा होते हैं जैसा वो दबाव में बनते हैं। इसलिए वो सिर्फ इंटरव्यू पर भरोसा नहीं करते थे, वो लोगों को मुश्किल परिस्थितियों में देखते थे, क्योंकि असली चरित्र आराम में नहीं, तनाव में दिखाई देता है। वे कहते हैं, अगर आप अपनी टीम में सच्चाई नहीं चाहते, तो आप अपने भविष्य में सच्चाई नहीं चाहते। इसलिए उन्होंने ऐसे लोग चुने जो सवाल पूछते थे, जो एहतियात होते थे, जो सच बोलते थे भले ही वो असुविधाजनक हो। क्योंकि हाँ कहने वाले लोग आपको अच्छा महसूस करा सकते हैं, लेकिन सही रास्ता नहीं दिखा सकते। और जब सही लोग मिल जाते हैं, तो अगला काम होता है उन्हें सही जगह बैठाना। हर इंसान हर काम के लिए नहीं बना होता। कोई विश्लेषक होता है, कोई नेता होता है, कोई क्रिएटर होता है, कोई ऑपरेटर होता है। अगर आप क्रिएटर को अकाउंटेंट बना देंगे तो आप उसकी प्रतिभा मार देंगे, और अगर आप अकाउंटेंट को लीडर बना देंगे तो आप टीम को कमजोर कर देंगे। इसलिए रे कहते हैं, लोगों को मत बदलो, लोगों को समझो और उन्हें वहां रखो जहां वो स्वाभाविक रूप से अच्छे हों। क्योंकि जब इंसान अपनी प्रकृति के अनुसार काम करता है तो उसे जोर नहीं लगाना पड़ता, और जब उसे जोर नहीं लगाना पड़ता तो वो लगातार अच्छा करता है। यही सही टीम का आधार है। अगले सेगमेंट में हम देखेंगे रे डैलियो ने रैडिकल ट्रांसपेरेंसी क्यों बनाई, सच बोलने की संस्कृति कैसे बनती है और क्यों ज्यादातर संगठन इससे डरते हैं। ज्यादातर संगठन बाहर से बहुत शांत दिखते हैं। मीटिंग में सब मुस्कुराते हैं, सब हाँ ठीक है कहते हैं, सब सहमत दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर नाराजगी होती है, डर होता है, राजनीति होती है। लोग सच नहीं बोलते क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं उनका अपमान ना हो जाए, कहीं उनका पद न खतरे में पड़ जाए, कहीं वो टीम से बाहर ना हो जाए।
रे डालियो कहते हैं यही डर किसी भी संगठन को धीरे धीरे खोखला कर देता है, क्योंकि जब सच नहीं बोला जाता तो गलतियां छुप जाती हैं, और जब गलतियां छुप जाती हैं तो वो बढ़ती हैं। इसलिए उनका अगला बड़ा वर्क प्रिंसिपल है रैडिकल ट्रांसपेरेंसी अपनाओ, मतलब इतना सच बोलो कि सुधार हो सके। रैडिकल ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये नहीं है कि आप कठोर बन जाएं, इसका मतलब ये है कि आप ईमानदार बन जाएं। मतलब अगर कोई गलती हो रही है तो बोला जाए, अगर कोई गलत दिशा में जा रहा है तो बताया जाए, अगर कोई निर्णय खराब है तो उस पर सवाल उठाया जाए, चाहे वो व्यक्ति कितना ही सीनियर क्यों ना हो। रे ने अपनी कंपनी में ये नियम बना दिया कि कोई भी किसी को भी फीडबैक दे सकता है, कोई भी किसी के निर्णय पर सवाल उठा सकता है, और कोई भी इस पर नाराज नहीं होगा अगर उद्देश्य सुधार है। ये शुरुआत में बहुत अजीब था, लोग असहज होते थे, लोगों को लगता था कि ये टकराव बढ़ाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। टकराव नहीं बढ़ा, स्पष्टता बढ़ी, गलतफहमियां कम हुई, पीछे पीछे की बातें खत्म हुई और विश्वास बढ़ा, क्योंकि अब सब जानते थे कि जो कहना है सामने कहा जाएगा। रे कहते हैं सच बोलना रिश्ता नहीं तोड़ता, सच छुपाना रिश्ता तोड़ता है। लेकिन एक शर्त है, सच देखभाल के साथ बोला जाना चाहिए, अहंकार से नहीं, हमले की तरह नहीं, बल्कि मदद की तरह। इसलिए उन्होंने इसे रैडिकल कैंडर नहीं कहा, उन्होंने इसे रैडिकल ट्रूथ कहा, मतलब सच्चाई इतनी साफ हो कि दिशा मिले। और फिर उन्होंने एक और गहरी बात जोड़ी, ट्रांसपेरेंसी सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, सबसे पहले खुद के लिए होनी चाहिए। मतलब आप अपनी गलतियां खुद देखें, आप अपनी सीमाएं खुद स्वीकार करें, आप अपने डर खुद पहचानें, क्योंकि अगर आप खुद से ईमानदार नहीं हैं तो आप किसी और से भी ईमानदार नहीं हो सकते। रे ने मीटिंग्स तक रिकॉर्ड करवा दी ताकि कोई बात छुपी न रहे, ताकि कोई पीछे जाकर अलग कहानी न बना सके। ये सब इसलिए नहीं था कि वो लोगों को कंट्रोल करना चाहते थे, बल्कि इसलिए था कि वो सिस्टम को साफ रखना चाहते थे, क्योंकि गंदा सिस्टम गंदे निर्णय देता है और साफ सिस्टम साफ सोच पैदा करता है। इसलिए रैडिकल ट्रांसपेरेंसी सिर्फ बोलने की आज़ादी नहीं है, ये सुनने की जिम्मेदारी भी है। आपको इतना मजबूत बनना पड़ता है कि आप सच सुन सकें, आपको इतना शांत बनना पड़ता है कि आप उसे व्यक्तिगत ना लें, और आपको इतना समझदार बनना पड़ता है कि आप उससे सीख सकें। यही संस्कृति किसी टीम को साधारण से असाधारण बनाती है। अगले सेगमेंट में हम देखेंगे रे डालियो ने निर्णय लेने को डेटा और लॉजिक से कैसे जोड़ा और क्यों भावनाओं से चलने वाले संगठन नहीं टिक पाते। सेगमेंट 10, निर्णय प्रणाली और डेटा आधारित सोच। ज्यादातर संगठन लोगों से चलते हैं। अगर लीडर अच्छा है सब ठीक है, अगर लीडर गलत है सब गड़बड़ है। रे डालियो कहते हैं ये व्यवस्था बहुत कमजोर होती है, क्योंकि इंसान थकते हैं, बदलते हैं, भावनाओं से प्रभावित होते हैं, लेकिन सिस्टम स्थिर होते हैं। इसलिए उनका अगला बड़ा सिद्धांत है, लोगों पर नहीं प्रक्रियाओं पर भरोसा करो। मतलब हर महत्वपूर्ण निर्णय किसी व्यक्ति की भावना पर नहीं, किसी सिस्टम की सोच पर आधारित होना चाहिए। रे ने अपने संगठन में फैसलों को मशीन की तरह डिजाइन किया। उन्होंने हर निर्णय के पीछे ये सवाल रखे, इस फैसले का लक्ष्य क्या है, इस फैसले का जोखिम क्या है, अगर ये गलत हुआ तो नुकसान कितना होगा, अगर सही हुआ तो फायदा कितना होगा। और फिर उन्होंने इन सब को तौलने के नियम बनाए, यानी हर बड़ा निर्णय भावनात्मक नहीं गणनात्मक हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंसान की भूमिका खत्म हो गई। इसका मतलब यह है कि इंसान अब फैसला नहीं बनाता, इंसान सिस्टम को डिजाइन करता है और फिर सिस्टम फैसले बनाता है। रे इसे कहते हैं बिलीवेबिलिटी बेटेड डिसीजन मेकिंग। मतलब हर इंसान की राय बराबर नहीं होती। जिसने उस क्षेत्र में ज्यादा सही निर्णय लिए हैं उसकी बात का वजन ज्यादा होगा, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है उसकी आवाज भारी होगी। इससे ना लोकतंत्र चलता है ना तानाशाही, इससे चलता है विश्वसनीयता, और इससे भावनात्मक राजनीति खत्म हो जाती है। क्योंकि अब सवाल ये नहीं होता कि कौन बोल रहा है, सवाल होता है कितना सही बोल रहा है। रे कहते हैं अगर आप हर राय को बराबर मान लेते हैं तो आप शोर में सच खो देंगे, और अगर आप सिर्फ ताकतवर की राय मानते हैं तो आप अहंकार में सच खो देंगे। लेकिन अगर आप विश्वसनीयता के आधार पर सुनते हैं तो आप सच्चाई के करीब पहुंचते हैं। इसलिए उन्होंने हर व्यक्ति के निर्णयों का इतिहास रखा, कौन किस तरह के निर्णय में सही रहता है, कौन किस तरह की परिस्थिति में चूकता है, और फिर उसी के आधार पर उसकी राय का महत्व तय किया जाता था। यह कठोर लगता है लेकिन यह निष्पक्ष है, क्योंकि इसमें ईगो नहीं है,
इसमें डेटा है। रे कहते हैं आप भावनाओं से लड़ सकते हैं, लेकिन भावनाओं से जीत नहीं सकते। आप सिस्टम से भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, और यही उन्होंने किया। उन्होंने अपने संगठन को ऐसा बनाया जहां इंसान भावनाओं से काम करते हैं, लेकिन फैसले भावनाओं से नहीं होते। जहां लोग सम्मानित होते हैं, लेकिन उनकी राय नहीं, उनकी राय को तौला जाता है। और यही वजह है कि उनका संगठन किसी व्यक्ति पर नहीं, उनके प्रिंसिपल्स पर टिका। अगले सेगमेंट में हम देखेंगे लीडरशिप का असली मतलब क्या है, कंट्रोल और भरोसे में क्या फर्क है, और टीम को ऐसा कैसे बनाया जाए कि वो खुद चल सके। सेगमेंट 11, टीम और लीडरशिप। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि लीडरशिप का मतलब होता है कंट्रोल, ज्यादा बोलना, ज्यादा निर्णय लेना, ज्यादा हस्तक्षेप करना। लेकिन रे डालियो कहते हैं ये लीडरशिप नहीं है, ये प्रबंधन है। लीडरशिप का असली मतलब है ऐसा सिस्टम बनाना जिसमें आपको जरूरत ही ना पड़े। एक अच्छा लीडर अपनी जरूरत को धीरे धीरे खत्म करता है, क्योंकि जब सब कुछ लीडर पर निर्भर हो तो संगठन कमजोर होता है, और जब सिस्टम पर निर्भर हो तो संगठन मजबूत होता है। इसीलिए उनका अगला वर्क प्रिंसिपल है, लीडर का काम निर्णय लेना नहीं है, लीडर का काम निर्णय लेने की मशीन बनाना है। लीडर हर दिन आग बुझाता नहीं है, लीडर आग लगने से रोकने का सिस्टम बनाता है। रे कहते हैं अगर आपकी टीम आपके बिना चल नहीं सकती तो आपने टीम नहीं बनाई, आपने निर्भरता बनाई है, और निर्भरता कभी मजबूत नहीं होती। इसीलिए उन्होंने जिम्मेदारी बांटी, हर इंसान को स्पष्ट जिम्मेदारी दी, हर इंसान को निर्णय लेने का अधिकार दिया, और फिर हर इंसान को उसके परिणाम का मालिक भी बनाया, यानी आजादी और जवाबदेही साथ साथ। क्योंकि आजादी बिना जवाबदेही अराजकता बनती है, और जवाबदेही बिना आजादी दास्ता बनती है। लीडरशिप का संतुलन यही है। उन्होंने लीडरों को 2 काम सिखाए। पहला, लोगों को सही जगह रखना, दूसरा, सिस्टम को सही जगह रखना। अगर कोई व्यक्ति बार बार गलत कर रहा है तो या तो वो गलत जगह पर है या सिस्टम गलत है। लेकिन लीडर का काम दोष देना नहीं है, लीडर का काम कारण ढूंढना है। रे कहते हैं आप किसी इंसान को बदल नहीं सकते, लेकिन आप उसका वातावरण बदल सकते हैं, और वातावरण बदलते ही व्यवहार बदल जाता है। इसीलिए उन्होंने प्रदर्शन को व्यक्तिगत नहीं बनाया, उन्होंने उसे प्रक्रियात्मक बनाया। गलती को तुम गलत हो नहीं कहा गया, बल्कि ये प्रक्रिया गलत है कहा गया। इससे डर कम हुआ, सीख बढ़ी। लोग छुपाने की बजाय दिखाने लगे, क्योंकि अब गलती सजा नहीं थी, गलती सुधार की शुरुआत थी, और यही संस्कृति टीम को मजबूत बनाती है। रे कहते हैं एक अच्छी टीम वो नहीं होती जिसमें सब अच्छे हों, एक अच्छी टीम वो होती है जिसमें सब मिलकर बेहतर बनते हों, जहां लोग एक दूसरे को डर से नहीं सम्मान से सुनते हों, जहां मतभेद टकराव नहीं बनते बल्कि स्पष्टता बनते हों, और जहां हर इंसान जानता हो कि वो किस चीज का मालिक है। यही असली लीडरशिप है। अगले सेगमेंट में हम देखेंगे रे डालियो ने गलतियों को सीख में बदलने का सिस्टम कैसे बनाया, और क्यों बिना गलती के कोई संगठन विकसित नहीं हो सकता। सेगमेंट 12, गलतियों से सीखने का सिस्टम। ज्यादातर लोग गलती से डरते हैं, वो उससे छुपाते हैं, उससे बचते हैं और उससे शर्मिंदा होते हैं। लेकिन रे डालियो कहते हैं अगर आप गलती से डरते हैं तो आप विकास से डरते हैं, क्योंकि गलती ही वो जगह है जहां सीख छुपी होती है। इसलिए उनका अगला और शायद सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, गलती को दुश्मन मत बनाओ, गलती को शिक्षक बनाओ। उन्होंने अपनी कंपनी में गलती को अपराध नहीं बनाया, उन्होंने गलती को डेटा बना दिया। हर गलती को रिकॉर्ड किया जाता था, हर असफल निर्णय को लिखा जाता था, और फिर पूछा जाता था ये गलती क्यों हुई, किस प्रक्रिया में कमी थी, कौन सा अनुमान गलत था। फिर उस जानकारी से सिस्टम बदला जाता था, यानी गलती सिर्फ नुकसान नहीं थी, गलती सुधार का ईंधन थी। रे इसे कहते हैं लर्निंग लूप। गलती, विश्लेषण, सुधार, फिर प्रयास, फिर गलती, फिर सुधार, और ये चक्र कभी खत्म नहीं होता। इसलिए संगठन स्थिर नहीं रहता, संगठन जीवित रहता है। रे कहते हैं अगर आपका संगठन गलती नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि वो जोखिम नहीं ले रहा, और अगर वो जोखिम नहीं ले रहा तो वो सीख नहीं रहा, और अगर वो सीख नहीं रहा तो वो मर रहा है। इसलिए उन्होंने जोखिम को नियंत्रित किया, लेकिन खत्म नहीं किया। उन्होंने छोटे जोखिम लेने को बढ़ावा दिया ताकि बड़े जोखिम से बचा जा सके।
उन्होंने असफल प्रयोगों को प्रोत्साहित किया ताकि बड़ी असफलता ना आए। यानी वो असफलता को जल्दी और सस्ती बढ़ाते थे, क्योंकि देर से और महंगी असफलता बहुत नुकसान करती है। उन्होंने इसे कहा फेल फास्ट लर्न फास्टर, मतलब जल्दी गलती करो, जल्दी सीखो, लेकिन एक शर्त के साथ, एक ही गलती 2 बार मत करो। अगर कोई गलती दोहराई जाती है तो इसका मतलब है कि सिस्टम ने कुछ नहीं सीखा, और तब गलती इंसान की नहीं, लीडरशिप की होती है। रे कहते हैं, अगर आप गलती को व्यक्तिगत बना देंगे तो लोग उसे छुपाएंगे, और अगर आप गलती को प्रक्रियात्मक बना देंगे तो लोग उसे दिखाएंगे, और यही दिखाना सुधार की शुरुआत है। इसलिए उन्होंने ऐसा माहौल बनाया जहां लोग अपनी गलतियां गर्व से साझा करते थे, क्योंकि अब गलती कमजोरी नहीं थी, गलती योगदान थी। और जब हर इंसान सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बन जाता है तो संगठन रुकता नहीं, बढ़ता रहता है। यही वो बिंदु है जहां कोई कंपनी सिर्फ पैसा नहीं कमाती, वो समझ भी कमाती है, और वही समझ समय के साथ सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धात्मक ताकत बन जाती है। अगले सेगमेंट में हम पूरी किताब का सार निकालेंगे और देखेंगे कि इन सारे प्रिंसिपल्स का असली मतलब क्या है और इन्हें जिंदगी में कैसे उतारा जाए। फाइनल कंक्लूजन, प्रिंसिपल्स का असली अर्थ। हमने इस किताब की शुरुआत एक सवाल से की थी, कुछ लोग बार बार सही फैसले क्यों ले पाते हैं और कुछ लोग बार बार वही गलतियां दोहराते रहते हैं। अब जब हमने पूरी यात्रा देख ली है तो जवाब साफ दिखाई देता है। फर्क दिमाग का नहीं है, फर्क मेहनत का नहीं है, फर्क किस्मत का भी नहीं है, फर्क है सोचने के तरीके का। रे डालियो की पूरी किताब एक ही बात कहती है, आपकी जिंदगी आपकी परिस्थितियों से नहीं बनती, आपकी जिंदगी आपके निर्णयों से बनती है, और आपके निर्णय आपकी सोच से बनते हैं। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आपको अपनी सोच बदलनी होगी। लेकिन सोच बदलना आसान नहीं होता, क्योंकि सोच हमारी पहचान बन जाती है। हम जो मानते हैं वही हम बन जाते हैं। इसलिए इस किताब का पहला कदम है खुद से ईमानदार होना, रियलिटी को स्वीकार करना, अपने डर को देखना, अपने भ्रम को पहचानना और अपनी गलतियों को छुपाना नहीं, उनसे सीखना। क्योंकि जब आप सच्चाई से भागते हैं तो आप प्रगति से भी भागते हैं। इस किताब का दूसरा बड़ा संदेश है खुले दिमाग का महत्व। सीखना तब शुरू होता है जब आप मान लेते हैं कि आप गलत हो सकते हैं, जब आप ईगो को थोड़ा पीछे हटाते हैं और जिज्ञासा को आगे आने देते हैं, जब आप सही दिखने से ज्यादा बेहतर बनने में रुचि लेते हैं। और तीसरा बड़ा संदेश है सिस्टम बनाना। जिंदगी को भावनाओं पर मत छोड़ो, जिंदगी को नियमों पर चलाओ। ऐसे नियम जो आपको तब भी सही दिशा में रखें जब आपका मन गलत दिशा में जा रहा हो। ऐसे सिस्टम जो आपको तब भी संभालें जब आप खुद को संभाल नहीं पा रहे हो, क्योंकि भावनाएं बदलती हैं लेकिन सिस्टम टिकते हैं। और अंत में ये किताब हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है, सफलता कोई मंजिल नहीं है, सफलता एक प्रक्रिया है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें आप हर दिन थोड़ा बेहतर बनते हैं, हर दिन थोड़ा ज्यादा समझते हैं और हर दिन थोड़ा कम भ्रमित होते हैं। इस किताब का असली उद्देश्य अमीर बनाना नहीं है, इस किताब का असली उद्देश्य है समझदार बनाना। ऐसा इंसान बनाना जो हालात का गुलाम ना हो, बल्कि हालात को समझने और संभालने वाला बने। और जब आप ऐसा बन जाते हैं तो पैसा, सम्मान, स्थिरता सब अपने आप आने लगते हैं। तो अगर इस पूरी ऑडियो समरी से एक ही बात याद रखनी हो तो वो ये है, दुनिया को मत बदलो, पहले खुद को समझो। क्योंकि जब आपकी सोच बदलती है तो आपकी दिशा बदलती है, और जब आपकी दिशा बदलती है तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। यही इस किताब का सार है, यही रे डालियो का संदेश है, और यही इस पूरी यात्रा का अर्थ है। अगर ये ऑडियो समरी आपको सोचने पर मजबूर कर पाई हो, अगर इसमें कही गई कोई एक बात आपको अपने भीतर झांकने पर मजबूर कर पाई हो, तो समझिए ये समय यहीं खत्म नहीं होता, यहीं से शुरू होता है। क्योंकि असली बदलाव सुनने से नहीं आता, असली बदलाव आता है अपनाने से। आज आप जो समझ कर जा रहे हैं वही आपकी कल की पहचान बनेगा। इसलिए एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, मैं आज से क्या अलग करने वाला हूं। अगर ये सफर आपके लिए उपयोगी रहा हो, अगर इसने आपकी सोच को थोड़ा भी साफ किया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि ये उन लोगों तक भी पहुंचे जिन्हें इसकी जरूरत है। इसे शेयर करें, क्योंकि किसी और की जिंदगी की दिशा बदलना आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि हो सकती है।
और अगर आप ऐसे ही गहरे, शांत और जीवन को दिशा देने वाले कंटेंट के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सुन रहे थे राइज ऑडियो हिंदी, जहां हम किताबें नहीं सुनाते, हम सोच बदलते हैं। धन्यवाद इस सफर का हिस्सा बनने के लिए, और याद रखिए, दुनिया बदलने से पहले खुद को समझना सीखिए। फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई यात्रा के साथ।